हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे विलियन चैप्टर नंबर 2 के मॉड्यूल नंबर 13 के बारे में। ठीक है, आपको याद होगा कि मॉड्यूल नंबर 12 में हमने क्या क्या पढ़ा था। मॉड्यूल नंबर 12 में ये जो मटेरियल रखा है ये हम लोग मॉड्यूल नंबर 13 यानी आज के इस मॉड्यूल नंबर 13 में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन आपको याद दिला दूं मॉड्यूल नंबर 12 में मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया था। मॉड्यूल नंबर 12 और 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं क्वथनांक, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। इसकी परिभाषा क्या होती है हम लोगों ने पढ़ा था। किसी द्रव का वह ताप जिस पर उसका वाष्पदाब एक वायुमंडलीय दाब हो जाता है, और एक वायुमंडलीय दाब का अन्य इकाइयों या अन्य मात्रकों में रिलेशन क्या होता था। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता था 76 सेंटीमीटर Hg के, ठीक है, या फिर हम कह सकते थे 1.013 बार, ठीक है ना, और भी तमाम मात्रक जैसे 760 मिलीमीटर Hg, ठीक है। तो जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्पदाब एक वायुमंडलीय, यानी आप उसे ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, यानी 76 सेंटीमीटर मरकरी हो जाए, 1.013 बार हो जाए, 760 मिलीमीटर Hg हो जाए, तो हम कह देंगे कि एक वायुमंडलीय दाब हो गया। और जिस ताप पर ये हो जाता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे हिमांक। हिमांक मतलब नाम से पता चल रहा होगा, हिम प्लस अंक। हिम का मतलब बर्फ जैसा बर्फ, ठीक है ना। अंक इंग्लिश में बोला जाता है इसे फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। क्वथनांक के बाद वहां हमने पढ़ा था एक अणु संख्या गुणधर्म। एक अणु संख्या गुणधर्म, अणु संख्या गुण कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन, वेरी गुड, क्वथनांक उन्नयन, और तीसरा हिमांक अवनमन। आज हम तीसरे पर बात करेंगे, हिमांक अवनमन पर। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने क्वथनांक उन्नयन को पढ़ रखा था। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, ठीक है। किस बात की वृद्धि? कि हमारे पास अगर शुद्ध विलायक की तुलना में, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्या आपको मालूम है मॉड्यूल नंबर 12 में मैंने आपको पढ़ाया शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन का क्वथनांक, अवाष्पशील विलेयुक्त विलयन का क्वथनांक, यानी ऐसा विलयन जिसको बनाने में विलेय जो ठोस लिया गया है, जो अवाष्पशील लिया गया है, उसका क्वथनांक अधिक होता है। किसका क्वथनांक अधिक होता है? विलयन का क्वथनांक Tb शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। T0b क्या है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक, और ये क्या है? अवाष्पशील विलेयुक्त विलयन का क्वथनांक, ठीक है ना। विलयन का क्वथनांक ज्यादा होता है शुद्ध विलायक के क्वथनांक, ठीक है ना। अब अगर अंतर कर दिया जाए कि सर जो ज्यादा है उसमें से T0b को घटा दिया जाए तो क्या निकल आता था? डेल्टा Tb निकल आता था, जिसे हम लोग क्वथनांक उन्नयन कहते थे। वह मैंने आपको यह बताया था कि विलेय की मात्रा जितनी ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, मैं इसलिए बता रहा हूं ये सब रिलेशन यहां आने वाले हैं, ठीक है। तो विलेय की मात्रा मतलब मोल अंश यानी मोललता। तो विलयन की मोललता जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, ध्यान से सुनिएगा, क्वथनांक में वृद्धि भी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी, यानी Tb का मान बढ़ता जाएगा। इज दैट क्लियर? अगर आपने पिछले मॉड्यूल को कई बार चलाकर सुनना और समझने का प्रयास किया होगा तो विलयन के अंदर विलेय की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, इसको अपन दूसरे अर्थों में कह सकते हैं मोललता बढ़ाते जाएंगे, तो विलयन का क्वथनांक भी बढ़ता जाएगा। ये तो कांस्टेंट मान होगा, ठीक है ना। शुद्ध विलायक का क्वथनांक तो कांस्टेंट होगा। तो जब ये बढ़ता जा रहा है, उस बढ़ी हुई चीज में से इस कांस्टेंट मान को जब लेस करेंगे, सबस्ट्रेट करेंगे, घटाएंगे, तो डेल्टा Tb का मान भी स्टूडेंट्स बढ़ता जाएगा। इज दैट क्लियर? और फिर हमने इसी तरह का एक रिलेशन स्थापित किया था, एक ग्राफ बनाया था हम लोगों ने, ग्राफी प्रदर्शन किया था, और ग्राफी प्रदर्शन के बाद सिद्ध किया था कि डेल्टा Tb यानी क्वथनांक उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है, ठीक है। और फिर हमने एक क्वथनांक उन्नयन की सहायता से अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, इसका सूत्र आप चाहो तो यहीं से तैयार कर सकते थे। डेल्टा Tb बराबर Kb इंटू m, m मोललता है, मोललता का सूत्र लगा दो, Wb बटे mb गुणा W एक किलोग्राम वाला। याद आ रहा है आपको? फिर उस पर न्यूमेरिकल किए थे। तो ये स्टूडेंट्स हमारी कहानी किसकी थी? मॉड्यूल नंबर 12 की।
आज हमें करना क्या है, मॉड्यूल नंबर 13 की बारे में बात करना है। मॉड्यूल नंबर 13 में हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक अवनमन, ग्राफी प्रदर्शन जैसे हम लोगों ने क्वथनांक उन्नयन में बनाया था, और फिर सिद्ध करना कि जैसे यहां लिखा है क्वथनांक उन्नयन मूललता के समानुपाती होता है, वैसे हिमांक अवनमन भी मूललता के समानुपाती होता है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट इज, आज हम जो बात करने जा रहे हैं हिमांक के बारे में। तो चूंकि हिमांक अवनमन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कमी, ठीक है ना, ये बात हम लोगों ने पहले भी पढ़ी है। तो हिमांक की पहले तो डेफिनेशन बनाएंगे हम लोग, हिमांक की परिभाषा नॉर्मल वे में, जैसे आप लोग क्वथनांक की परिभाषा देते हो ना, जिस पर कोई उबलता है, जिस पर कोई द्रव उबलता है उसे क्वथनांक कहते हैं। वैसे ही आप लोग नॉर्मल वे में तो यूं बोलते हो, जिस पर कोई जम जाता है, हिम जैसा हो जाता है, जम जाता है, ओके, उसे आप हिमांक कहते हैं। लेकिन यह साइंटिफिक परिभाषा नहीं है। एक आम व्यक्ति को समझाने के लिए तो हो सकता है कि जिस पर कोई द्रव जम जाता है उसे हिमांक कहते हैं, पर इट्स नॉट ए साइंटिफिक डेफिनेशन। वैज्ञानिक की परिभाषा बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं आपको यहां एक ग्राफ से परिचित कराता हूं सबसे पहले, तो क्योंकि वो ग्राफ हमें आगे बनाना पड़ेगा, परिभाषा में तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उस परिभाषा को अगर हम ग्राफ से जोड़ दें तो थोड़ा सा अच्छा समझ में आ जाएगा। यहां आपने लिया वाष्प दाब, अभी मैंने देखिए परिभाषा नहीं बनाई है, मैं आपको चाहता हूं कि आप परिभाषा को समझने का प्रयास करें, रटने का प्रयास ना करें, ठीक है ना। मेरा प्रयास ये रहता है कि जहां तक संभावना हो समझने का ही प्रयास करें। और इस अक्ष पर ले लिया हमने टेम्परेचर यानी T। इज दैट क्लियर? ठीक, वैसे ही जैसे पहले लिया था वाष्प दाब और ताप के बीच में एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम लोग, ग्राफ खींचने जा रहे हैं, ठीक है। एक नॉर्मल वे में आपसे हिमांक के बारे में अगर मैं आपसे कहूं कि हमें हिम तक पहुंचाना है, यानी जमने तक पहुंचाना है, इज दैट क्लियर? मोटे मोटे तौर पर आप ये समझो कि इस समय का टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम है, तो बताइए जल की भौतिक प्रावस्था कौन सी होगी? तो आप स्टूडेंट्स कहेंगे ना द्रव होगी। कौन सी होगी? द्रव होगी। 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे घर का टेम्परेचर अगर हम कहें, रूम टेम्परेचर अगर हम कहें, मान के चलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जल की भौतिक प्रावस्था द्रव होगी। अब देखिए, द्रव होगी, हम हिमांक तक पहुंचाना चाहते हैं, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर इस पात्र में जल भरा हुआ है, ये जल भरा हुआ है, तो यहां पर केवल जो वाष्प बन रही होगी ना, वाष्प बन रही होगी, ध्यान से समझिएगा, वो केवल किसकी वाष्प होगी? कि सर वो द्रव भरा हुआ है, द्रव की वाष्प होगी, होगी कि नहीं? यानी केवल यहां पर द्रव का ही वाष्पन होगा, तो आप कहोगे द्रव की ही वाष्प बनेगी, द्रव की ही वाष्प बनेगी। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं ये कहूं कि मुझे इसका ताप गिराना है, मैं इसका ताप कम कर रहा हूं, 15 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तब भी इसकी भौतिक अवस्था इसकी स्टूडेंट द्रवी होगी। मैंने इसका 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, द्रव होगी। 5 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, द्रव ही होगी भौतिक प्रावस्था। लेकिन हां, एक बात तो आप कहोगे, क्या? कि सर टेम्परेचर कम करने से, तापक्रम करने से 25 से 15 कर दिया, 15 से 5, 3, 2 कर दिया आपने, तो जो वाष्पन हो रहा था वो वाष्पन कुछ कम होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि ताप बढ़ाने पर वाष्प ज्यादा बनती है। यहां तक बात समझ में आ रही है कि सर वाष्प कम बन रही है। इसका मतलब अगर मैं आपको एक और स्थिति से परिचित करा दूं कि मैं अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आए, ध्यान रखिएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन को कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो 273 केल्विन तापक्रम पर ले आए, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया गया, तो मालूम है अब क्या होगा? यहां पर आप अपने दिमाग में अगर ये आ रहे हो कि सर ठोस बन जाएगा, तो ये पूरी तरह से सही नहीं है, पूरी तरह से सही नहीं है। तो अब क्या हो चुका होता है, दरअसल जल के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 भौतिक प्रावस्थाएं हैं, द्रव और ठोस साम्य में आ जाएंगी। ध्यान से सुनिएगा, क्या हो चुका होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन तापक्रम पर जल की 2 भौतिक प्रावस्थाएं, द्रव यानी इस द्रव का कुछ हिस्सा ठोस में बदल जाएगा, कुछ हिस्सा, राइट।
और बदल जाएगा कुछ हिस्सा, तो मैं कहने लगता हूं यहां पर कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जल के लिए वह ताप है जिस पर इसकी दो भौतिक प्रावस्थाएं साम्य में आ गई। साम्य का मतलब समझते हैं कि अगर तापक्रम 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही बना रहे तो आप उस पात्र में द्रव और ठोस समान पाएंगे। मतलब यानी अगर तापक्रम नहीं बदला जाए तो ये साम्य भी नहीं बिगड़ेगा। नहीं बिगड़ेगा मतलब हो गया कि इस द्रव का भी बाष्पन अगर हो रहा है तो ठोस का भी बाष्पन हो रहा है। महत्वपूर्ण बात देखिएगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी बाष्प जितनी बनेगी उतनी ठोस की बनेगी, क्योंकि साम्य स्थापित है। तो हम यहां यह कहने लगते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ध्यान से सुनिएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यानी 273 केल्विन तापक्रम पर जल की द्रव का बाष्प दाब और, ध्यान से सुनिएगा, द्रव का बाष्प दाब और ठोस का बाष्प दाब बराबर हो जाता है। ठोस का बाष्प दाब बराबर हो जाता है। बाष्प दाब का मतलब समझ ही रहे हैं अपन, पहले ही मॉड्यूल नंबर 10 से अपन ये बात स्टार्ट कर चुके थे। बाष्प दाब का मतलब है जो बाष्प बनेगी वो बाष्प जब दबाव डालती है उसे बाष्प दाब कहते हैं अपन, ठीक है ना, सतह पर। तो आप क्या समझिएगा, जब ये दोनों भौतिक प्रावस्थाएं द्रव और ठोस साम्य में आ जाती हैं, तब इस स्थिति में जितना बाष्पन स्टूडेंट इसका होगा उतना ही बाष्पन इसका होगा। जब इसका बाष्पन और इसका बाष्पन समान हो रहा है तो मैं क्या कह देता हूं, द्रव का बाष्प दाब और ठोस का बाष्प दाब बराबर है। बात आ रही दिमाग में। एक और क्या क्या कह सकता हूं कि सर इस तापक्रम पर द्रव और ठोस साम्य में मौजूद है। किस पर मौजूद है? द्रव और ठोस साम्य पर मौजूद है। यहां समझ में आई बात। अगर तापक्रम नहीं बदला गया तो यह साम्य नहीं बिगड़ेगा। जैसे ही, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही ताप 0 से बढ़ जाए, भले ही वो 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, बढ़ जाए, या 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, तो ये साम्य बिगड़ चुका होगा। यानी इस तापक्रम से अधिक तापक्रम पर केवल एक ही भौतिक प्रावस्था रह जाएगी, क्या? द्रव। इज दैट क्लियर? जैसे 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव, केवल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी दो भौतिक प्रावस्थाएं होंगी। बात समझ में आ रही? और उनका साम्य होगा। साम्य का मतलब होगा द्रव का बाष्प दाब और ठोस का बाष्प दाब बराबर है। यहां तक बात समझ में आई? एक। तो मैं आपको जो बता रहा हूं वो ये समझ में आना चाहिए आप लोगों के लिए। अब मैं आपको यहां एक ग्राफ से आपको मैं परिचित करा दूं। यहां ग्राफ से ध्यान से सुनिएगा, ग्राफ को मैं बनाने जो जा रहा हूं उसे देखिएगा। मान के चलिए मैंने ये पॉइंट बनाया और स्टूडेंट्स ये वो पॉइंट है जिस समय का तापक्रम मान के चलो 20, 25, 30 जो भी मान लिया जाए, ठीक है ना। जैसे कि अपने यहां माना था ना 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा है। और मैं ये स्थिति लाना चाहता हूं। मान के चलो मेरे पास स्टूडेंट शुद्ध जल है, शुद्ध विलायक ही है, और मैं ये वाली स्थिति लाना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा, मैं इस स्थिति पर हूं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जहां शुद्ध जल यानी विलायक, शुद्ध विलायक एक ही भौतिक प्रावस्था में, कौन? द्रव। तो यहां जो बाष्प दाब है वो सिर्फ द्रव का बाष्प दाब होगा, ठीक है ना। द्रव की ही बाष्प बन रही है, इसी द्रव का बाष्प दाब होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, परिचित बात दिमाग में आ रही है आपके। एक, मैं क्या चाहता हूं कि मैं इस जल का द्रव डैश ठोस साम्य चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। तो स्टूडेंट मैं ये करूंगा कि सर अगर केवल किसी द्रव की, केवल किसी पदार्थ की केवल द्रव भौतिक प्रावस्था है और द्रव ठोस लाना चाहते हैं, तो आपका दिमाग क्या आएगा कि सर ताप कम करते रहिए, तभी तो बात बनेगी कि सर ताप कम करिए। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, इस पॉइंट पर तापक्रम मान के चलो इतना है और बाष्प दाब इतना है। इतना तो समझ में आ रहा है। इस पॉइंट को अगर मैं ये डॉटेड लाइन से नीचे की तरफ ताप अक्ष पर ले जाऊं तो ये उसका तापक्रम होगा, और इधर डॉटेड कर दूं तो स्टूडेंट ये वेपर प्रेशर होगा, बाष्प दाब होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक। मैं चाहता हूं कि उस पदार्थ का द्रव डैश ठोस, जिसकी भौतिक प्रावस्था इस समय द्रव है, उसका द्रव डैश ठोस साम्य स्थापित किया जाए। तो क्या करना होगा कि सर ताप कम करते जाइए।
और आप जानते हैं कि ताप कम करते रहने से वाष्प दाब अब कम होता जाएगा, वाष्प दाब कम होता जाएगा। इज दैट क्लियर? अब ताप कम करने का मतलब ग्राफ खींचने में क्या आएगा कि सर ताप इस सच पर लिया है, वाष्प दाब, ताप कम करने पर वाष्प दाब क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ये पॉइंट एक ले लिया, या और थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, ये पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है? बात समझ में आ रही है? यहां से यहां तक आने में क्या हो रहा है ये कि सर ताप कम करते जा रहे हैं। अब देखिए ताप कम करते जा रहे हैं आप, तो मतलब इधर राइट से लेफ्ट हटते जा रहे हो, और राइट से लेफ्ट हटने का मतलब क्या हो गया? ताप कम करने ना। राइट से लेफ्ट हटने के साथ साथ ये जो वक्र बन रहा है वो वक्र क्या आ रहा है? नीचे की तरफ, और वक्र के नीचे आने का मतलब क्या होगा? वाष्प दाब भी कम होता जा रहा है, ठीक है? इतना समझ में आ रहा है? ताप कम होने पर वाष्प दाब भी कम होता जा रहा है। लेकिन अब इस पॉइंट पर जो तापक्रम था, भौतिक प्रावस्था द्रव थी, अब भी द्रव है, अब भी द्रव है, अब भी द्रव है, अब भी द्रव है, लेकिन इसको मैंने पॉइंट ए दे दिया, ए, इस पॉइंट को, ठीक है? ए नाम दे दिया स्टूडेंट, ए। लेकिन ए पर क्या हुआ कि इसकी दो भौतिक प्रावस्थाएं साम्य में आ गई, द्रव और ठोस, ठीक है? द्रव और ठोस साम्य में आ गई, ध्यान से समझिएगा। अब आपको हिमांक की अगर मैं परिभाषा बताऊं तो मैं परिभाषा बताऊंगा, किसी पदार्थ का वह ताप जिस पर ध्यान से सुनिएगा, जिस पर उसकी यानी उस पदार्थ की दो भौतिक प्रावस्थाएं साम्य में होती हैं। ध्यान से सुनिएगा, अभी तक हम लोग जिसे सामान्य वे में ये कह रहे थे, क्या कह रहे थे हम लोग कि जिस पर कोई जमता है उसे हम हिम प्लस अंक, यानी वो अंक जिस पर हिम में बदल जाता है, बर्फ में बदल जाता है, उसे हिमांक कहते हैं। ये एक सामान्य परिभाषा हो सकती है, वैज्ञानिक परिभाषा नहीं है। वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीका क्या है? जिस ताप पर किसी पदार्थ की दो भौतिक प्रावस्थाएं कौन कौन सी? द्रव और ठोस साम्य में हो जाए, साम्य में आ जाए, वह ताप उस पदार्थ का या उस द्रव पदार्थ का या उस पदार्थ का हिमांक कहलाता है। और आपको भी मैंने क्या बताया कि जब दोनों भौतिक प्रावस्थाएं जब साम्य में आ जाएंगी तो इसका मतलब है द्रव भी होगी और ठोस भी होगी, वाष्प दोनों की बन रही है। इसका मतलब द्रव का वाष्प दाब और ठोस का वाष्प दाब जिस ताप पर समान हो जाए, आप यू भी कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब और ठोस का वाष्प दाब समान हो जाता है, उस तापक्रम को हम उस पदार्थ का हिमांक कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं, वह ताप जिस पर उसकी दो भौतिक प्रावस्थाएं अर्थात द्रव और ठोस साम्य में होती हैं, क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। यहां तक बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए, हिमांक कहलाता है। जैसे 0 डिग्री सेंटी यानी 273 केल्विन तापक्रम से अगर ऊपर तापक्रम है तो जल की भौतिक प्रावस्थाएं क्या होंगी स्टूडेंट्स? द्रव होंगी, ठीक है? लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर दो भौतिक प्रावस्थाएं साम्य में आ जाएंगी, द्रव और ठोस। 0 से अगर मैं नीचे चला जाऊं तो दो प्रावस्थाएं नहीं, एक प्रावस्था विलुप्त हो जाएगी। विलुप्त होने का मतलब है वो पूरा की पूरा द्रव वाला मटेरियल, द्रव वाली मात्रा पूरी किस में बदल जाएगी? ठोस में बदल जाएगी, और केवल एक ही भौतिक प्रावस्था रह जाएगी, क्या? ठोस। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की दो भौतिक प्रावस्थाएं द्रव और ठोस तो साम्य में होती हैं। 0 से ज्यादा होने पर द्रव और 0 से कम होने पर ठोस होगी। तो मैं ना तो 0 से कम होने वाले तापक्रम को जल का हिमांक कहूंगा, ना 0 से ज्यादा वाले तापक्रम को मैं जल का हिमांक कहूंगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड को यानी 273 केल्विन तापक्रम को मैं जल का, शुद्ध जल का हिमांक कहूंगा। यहां तक आती है बात समझ में? बैठ रही है दिमाग में? चलिए, उसी ग्राफ से मैं परिचित करा रहा हूं। यहां मेरे पास शुद्ध विलायक था स्टूडेंट, शुद्ध विलायक, ठीक है? और वो उसकी भौतिक प्रावस्था क्या थी? द्रव, द्रव, ठीक है? ग्राफ समझ में आ रहा है? स्टार्ट किया मैंने, भौतिक प्रावस्था द्रव थी, तापक्रम कम करता गया, वाष्प दाब कम होता गया, तापक्रम कम करता गया, वाष्प दाब कम होता हो गया। बिंदु ए पर अगर मैं यहां पर आपको नोट कर दूं, बिंदु ए पर क्या नजर आएगा कि सर बिंदु ए पर शुद्ध विलायक यानी शुद्ध जल, अगर जल की बात कर दें, शुद्ध विलायक दो भौतिक प्रावस्थाओं में आ गया, द्रव डैश ठोस साम्य में आ गया। इसका मतलब बिंदु ए का जो तापक्रम होगा, अगर मैं इस सच को डॉट 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 करके मिला दूं
तो बिंदु ए का तापक्रम होगा, उस तापक्रम को मैंने T0F से प्रदर्शित किया है, और T0F शुद्ध जल का या शुद्ध विलायक का ठीक है ना, हिमांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हिमांक कहलाएगा। T0F ये वो तापक्रम है जो बिंदु ए पर है, और बिंदु ए का तापक्रम है T0F जो शुद्ध विलायक का हिमांक कहलाएगा। यानी ए से, यानी T0F से अगर मैं इधर चलूं, राइट साइड में चलूंगा, तो तापक्रम ज्यादा है, मतलब वहां केवल एक ही भौतिक प्रावस्था होगी, द्रव। लेकिन T0F पर क्या होगा? दो भौतिक प्रावस्थाएं, द्रव और ठोस, साम्य में स्थापित हो जाती है, साम्य में आ जाती है। और अच्छा, इस तापक्रम से अगर मैं और कम हो जाऊं तो ये और कम कर दिया गया, तो आपको कि सर फिर तो यहां एक ही भौतिक प्रावस्था होगी, और वो क्या होगी? ठोस। जितना कम करते जाएं, एक उसकी भौतिक प्रावस्था जो बिंदु ए पर है, द्रव डैश ठोस साम्य, द्रव डैश ठोस साम्य बिंदु ए पर है, तो बिंदु ए के तापक्रम को मैं क्या बोलूंगा? शुद्ध विलायक का हिमांक बोलूंगा। बात समझ में आ गई? हिमांक की परिभाषा समझ में आई आप लोगों को? हिमांक किसी द्रव पदार्थ का या किसी पदार्थ का वह ताप है जिस पर उसकी दो भौतिक प्रावस्थाएं साम्य में होती हैं, द्रव और ठोस, यानी दोनों भौतिक प्रावस्थाओं का भाजदाब समान होता है, उसे बोलते हैं अपन क्या? हिमांक कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब आपको क्या समझना है? हिमांक अवनमन की कहानी अब स्टार्ट होने वाली है। हिमांक अवनमन, अवनमन का मतलब कमी, ठीक है। अगर किसी विलायक में, विलायक अकेला है तो वो शुद्ध है, लेकिन जैसे ही अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है, अवाष्पशील विलेय, अब सोचिए स्टूडेंट, अगर मैं यहां, ध्यान से सुनिएगा, इसी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने इसके अंदर क्या मिला दिया? इसके अंदर अवाष्पशील विलेय मिला दिया गया, तो बहुत सारी चीजों से आप पहले से परिचित थे, परिचित हो कि नहीं? तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के इसी तापक्रम पर ये जो विलयन बनेगा ना, इस विलयन के ऊपर जो वाष्प बनेगी, वो वाष्प अब पहले की तुलना में, पहले मतलब जब वो शुद्ध था, अब ये विलयन हो गया, तो अब ये पहले की तुलना में क्या हो चुकी होगी? पहले की तुलना में अब ये वाष्प कम बनेगी। इस बात को तुम पहले से परिचित हैं, ठीक है, क्योंकि विलेय के कण विलायक के कणों को वाष्प में परिवर्तित होने से रोकते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं, सतह पर वो इकट्ठे, खुद की तो वाष्प बनेगी नहीं, विलायक के कणों को वाष्पित होने में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिससे वाष्प कम बनेगी और वाष्पदाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अगर मैं ये ग्राफ बना रहा हूं अब किसका? विलयन का, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का अगर ग्राफ बना रहा हूं ना, तो बेटा वो ग्राफ जो मतलब ग्राफ में जो वक्र बनाया जाएगा वो अब नीचे आएगा। नीचे क्यों आएगा? उसी तापक्रम पर वाष्पदाब क्या हो चुका है? कम हो चुका है, तो विलयन का जो वक्र आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, ये आएगा, ठीक है। यहां से स्टार्ट किया मैंने। देखिए जल्दी बनाने में क्या है, जल्दी तो हम लोग आसानी से बना ही लेंगे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बात समझ में आ गई? ये किसके लिए बना रहा हूं कि सर ये अब आप अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए बना रहे हैं, विलयन के लिए ब्लैक कलर से जो मैं बना रहा हूं, अगर कलर आपके स्क्रीन पर अगर साफ साफ दिख रहे हैं तो वो ब्लैक कलर से मैं बना रहा हूं, वो विलयन के लिए है, ठीक है। तो वाष्पदाब कम हो चुका है, ध्यान से समझिएगा, वाष्पदाब कम हो चुका है विलयन का। अब मैं 25 से 15 करूं, 3 करूं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड करूं, अब आप देखिएगा जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब हमने शुद्ध विलायक के लिए कहा था तो द्रव और ठोस साम्य में आ चुका था, लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर विलयन, ध्यान से समझिएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर विलयन की भौतिक प्रावस्था अब भी क्या रहती है? द्रव रहती है, द्रव। ठोस, द्रव और ठोस साम्य में नहीं आया। इसका क्या मतलब निकाला आप लोगों ने? इसका मतलब ये निकाला आपने, इसका मतलब आपने ये निकाला कि सर शुद्ध विलायक तो, शुद्ध अगर विलायक, अगर मैं विलायक को जल कह दूं इस जगह, तो शुद्ध जल तो, शुद्ध विलायक तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव और ठोस साम्य में रहेगा, लेकिन विलयन अगर है, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन है, तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक ही भौतिक प्रावस्था में रहेगा, और वो भौतिक प्रावस्था क्या होगी? द्रव। बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रहा है आपको? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, और मैं आपको इसका क्लेरिफाई करवा रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान समझिए, ध्यान लगाएं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो, यानी 273 केल्विन पर तो जल की, यानी शुद्ध जल की
शुद्ध जल यानी विलायक कह देता हूं मैं आपको, विलायक, ठीक है, विलायक। द्रव रिवर्सिबल का साइन ठोस साम्य में होता है, यानी इसका मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो शुद्ध जल का क्या है, हिमांक के T0F है। एक बात समझ में आ गई। लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर विलयन की एक ही भौतिक प्रावस्था होगी, एक ही भौतिक प्रावस्था होगी, एक ही, केवल यहां 2 भौतिक प्रावस्थाएं साम्य में हैं, एक ही भौतिक प्रावस्था होगी और वो है द्रव। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि इसका मतलब अगर ये द्रव है तो इसका मतलब ये निकला कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या मैं विलयन का हिमांक कह सकता हूं, क्योंकि हिमांक की परिभाषा तो ये होती है जिस तापक्रम पर उस पदार्थ की 2 भौतिक प्रावस्थाएं साम्य में हो जाए, द्रव और ठोस। जबकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो विलयन की एक ही भौतिक प्रावस्था है, वो क्या, द्रव। इसका मतलब द्रव का कुछ हिस्सा मैं ठोस में बदलना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यस, क्या करना पड़ेगा, ताप कम करना पड़ेगा। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापक्रम पर वो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड इस बात पर करेगा कि विलेय की मात्रा आपने कितनी घोली है, कितना विलेय उसके अंदर डाला है, ठीक है ना, उस पर डिपेंड करेगा। कुल मिलाकर 0 से डिग्री सेंटीग्रेड से जब हम लोग कम तापक्रम होगा, 0 से कम ताप होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप होगा, तभी उसकी 2 भौतिक प्रावस्था, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो द्रव था लेकिन कम ताप पर ही द्रव रिवर्सिबल का साइन ठोस साम्य में आ पाएगा। इसका मतलब उस 0 डिग्री सेंटीग्रेड से उस कम तापक्रम को ही हम विलयन का हिमांक कहेंगे, विलयन का हिमांक कहेंगे, जिसको अपन इंडिकेट करेंगे TF से। देखिए, शुद्ध जल या शुद्ध विलायक के हिमांक को हम T0F से प्रदर्शित करते हैं और विलयन के हिमांक को TF से। ठीक वैसे ही जैसे हम लोगों ने शुद्ध विलायक का क्वथनांक हमने T0B से B बॉइलिंग पॉइंट के लिए, या फ्रीजिंग पॉइंट है तो F ले रहे हैं, ठीक है ना, और विलयन के क्वथनांक को हमने किया था TB से। यहां विलयन के हिमांक को TF से और शुद्ध विलायक के हिमांक को T0F से करेंगे। बात समझ में आ रही है। एक तो विलयन उस तापक्रम पर जिस पर शुद्ध विलायक की 2 भौतिक प्रावस्थाएं साम्य में रहती हैं, उस तापक्रम पर तो विलयन की एक ही भौतिक प्रावस्था होगी, क्या, द्रव, एक ही भौतिक प्रावस्था होगी, द्रव। अगर मैं द्रव और ठोस साम्य लाना चाहता हूं तो मुझे उस ताप से कम करना पड़ेगा, इसका मतलब विलयन का जो हिमांक होगा, विलयन का हिमांक जो होगा वो सदैव, समझ में आ रही बात, विलयन का जो हिमांक होगा वो सदैव शुद्ध विलायक के हिमांक से कम होगा। कम तापक्रम पर ही विलयन का जो द्रव ठोस साम्य जो आता है वो शुद्ध विलायक के ताप से कम पर ही आएगा। तो विलयन का हिमांक, अब आपको जो अगली हेडिंग, यानी मैं आपको यहां पर ही डाल देता हूं, हिमांक अवनमन। क्या, हिमांक अवनमन। हिमांक की परिभाषा समझ जाने के बाद किसी पदार्थ का वह ताप जिस पर उसका बाजदाब, जिस पर उसके द्रव और ठोस का बाजदाब समान हो जाता है, या जिस पर उसकी 2 भौतिक प्रावस्थाएं साम्य में आ जाती हैं, उसे अपन हिमांक कहते हैं, ठीक है। और अवाष्पशील विलेय, हिमांक अवनमन की परिभाषा क्या हो गई, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का हिमांक जिसको अपन TF से प्रदर्शित करेंगे, विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम होता है, ठीक है। शुद्ध विलायक का हिमांक किससे प्रदर्शित कर रहा हूं मैं, तो शुद्ध विलायक का हिमांक मैं प्रदर्शित कर रहा हूं T0F से, ठीक है ना। हिमांक T0F से कम होता है, सदैव कम होता है। मतलब जिस तापक्रम पर शुद्ध विलायक की 2 भौतिक प्रावस्थाएं होती हैं, उस तापक्रम पर विलयन की केवल एक ही भौतिक प्रावस्था होती है, सिर्फ द्रव। तो अगर मैं द्रव और ठोस साम्य में लाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ताप कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से सदैव कम होता है। इस कमी को ही हम लोग हिमांक अवनमन कहते हैं, ठीक है। तो मैं परिभाषा को, हिमांक अवनमन को
प्रदर्शित किया जाता है डेल्टा टी एफ से। डेल्टा टी एफ से, जैसे क्वथनांक उन्नयन को डेल्टा टी वी से करते हैं, वैसे हिमांक अवनमन को हम लोग डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा टी एफ यानी हिमांक अवनमन। ओके, हिमांक अवनमन निकाला कैसे जाएगा? चूंकि कम किसका होता है? विलयन का हिमांक। ज्यादा किसका होता है? शुद्ध विलायक का हिमांक। ठीक है, तो इसका मतलब T0 एफ में से TF को घटा दो। विलयन का हिमांक, TF क्या चीज है? विलयन का हिमांक। T0 एफ क्या चीज है? शुद्ध विलायक का हिमांक। तो विलयन के हिमांक को शुद्ध विलायक के हिमांक में से घटा दो, तो क्या निकल आएगा? डेल्टा TF निकल आएगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं, तो हिमांक अवनमन की परिभाषा समझ में आ गई। और हिमांक अवनमन चूंकि एक क्या चीज है? अणु संख्यक गुण है। अणु संख्यक गुण का मतलब अपन जानते हैं, विलयन के वे गुण जो विलयन में विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें अपन अणु संख्यक गुण कहते हैं। इसका मतलब विलय की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, तो विलय की मात्रा बढ़ाने का कोई नया शब्द नहीं, आप जानते हैं। विलय की मात्रा बढ़ाने का मतलब हो गया मोललता बढ़ाते जाएंगे। समझने का प्रयास करो। जैसे विलयन नंबर 1 हो गया, ठीक है ना, जिसका क्वथनांक शुद्ध विलायक के जिसका हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम है, और उसी विलयन में और विलय मिला दिया जाता, तो आपको कि सर हिमांक और कम हो जाता, और विलय मिला दिया जाता तो और हिमांक कम हो जाता। इसका क्या मतलब है? मोललता, आप समझते हैं, कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। मोललता बराबर होती है विलय की मात्रा बटे विलय का मोलर द्रव्यमान को विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है ना? तो भाई हम लोग WA थोड़ा ना बढ़ा रहे हैं, हम क्या बढ़ा रहे हैं? विलय की मात्रा बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? और ये विलय का मोलर द्रव्यमान है जो कांस्टेंट होगा हमेशा। ठीक है, तो विलय की मात्रा बढ़ाते जाएंगे और विलायक उतना ही है, तो मोलल क्या बढ़ती होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और विलय की मात्रा हम बढ़ाते जाएंगे तो क्या होता जा रहा है? विलयन का हिमांक क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। विलयन का हिमांक कम होता जा रहा है, यानी हम लोग विलय की मात्रा बढ़ा रहे हैं। तो इस बात को हम क्या कहने लगेंगे? मोललता अगर बढ़ाते जा रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा, मोललता बढ़ाते जा रहे हैं तो विलयन का हिमांक स्टूडेंट क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। यानी अगर आपको 2 विलयन दिए जाएं और दोनों विलयनों में मोललता अगर दी जाए, तो आप पता लगा सकते हैं कि नहीं? आप पता लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा 0.1 m यूरिया, स्मॉल m यूरिया, और मैंने कहा 0.25 स्मॉल m यूरिया। एक ही पदार्थ के 2 विलयन है। इसका मतलब यह होता है कि 0.1 मोल यूरिया विलायक के 1 किलोग्राम में घुला हुआ है। राइट? इसका मतलब होता है 0.25 मोल यूरिया विलायक के 1 किलोग्राम में घुला हुआ है। यानी ये 0.1 मोल यूरिया, 0.1 मोललता का मतलब, और ये 0.25। इसका मतलब है इन दोनों में से मात्रा किसमें ज्यादा है? तो आपको कि सर इसमें मात्रा ज्यादा है। राइट? इसका मतलब इसमें यूरिया के कण ज्यादा होंगे। विलय के तौर पर यूरिया है तो यूरिया के कण ज्यादा होंगे, और यूरिया के कण ज्यादा होंगे तो इसका जो हिमांक होगा, हिमांक कम होगा। हिमांक कम होगा। तो जिसमें विलय की मात्रा बढ़ती जाएगी तो विलय की मात्रा ज्यादा होगी, यानी मोललता ज्यादा होगी, उस विलयन का हिमांक कम होगा। आ रही बात समझ में? विलयन का हिमांक कम होगा। 2 विलयन है हमारे पास यूरिया के। यूरिया की जगह मैं यहां ग्लूकोज लिख दूं तो भी आप यही बात करेंगे, ग्लूकोज तो भी आप ये बात करेंगे। अब देखिए, आपको एक और बात बता दूं, यहां पर ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको कहते हैं अपन विद्युत अनअपघट्य। अनअपघट्य उनको कहते हैं जो आयनों में नहीं टूटते। मतलब अगर 50 कण डाले जाएंगे तो विलयन में 50 कण ही रहेंगे। राइट? लेकिन एक होते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ। विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होते हैं कि इन्हें अगर डाला जाता है तो ये आयनों में टूट जाते हैं। ठीक है? अगर 50 कण में डालूंगा और हर कण अगर 2 कणों में टूट रहा है तो मुझे विलयन में कितने कण मिलेंगे? 100 कण मिलेंगे। ठीक है ना? जैसे NaCl का 1 कण डाले जाने पर 2 कण देगा, एक Na धन आयन का और एक Cl नेगेटिव आयन का। तो यहां थोड़ा सा ये देखने की बात है, अगर 2 विलयनों में तुलना की जा रही है, अगर दोनों विलयन एक ही पदार्थ के हैं यानी विद्युत अनअपघट्य के हैं, तब तो कणों की संख्या मोललता पर डिपेंड करेगी। मोललता जिसकी ज्यादा होगी, जिसकी मोललता ज्यादा होगी, उसका हिमांक कम होगा। हिमांक कम होगा। और अगर हिमांक कम होगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर हिमांक कम होगा, ये तो कांस्टेंट मान होता है,
शुद्ध जल के लिए उसका हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन। तो हिमांक अगर कम होता जाएगा तो ये मान ये उतना ही और ये कम होता जाएगा, तो आप क्या कहोगे, डेल्टा टीएफ का मान बढ़ता जाएगा। सोचो, आप खुद सोचिए, दिमाग लगाइए बेटा, ठीक है। जितना ज्यादा विलेय मिलाते जाएंगे, विलेय जितना ज्यादा मिलाते जाएंगे, मोललता उतनी ही बढ़ती जाएगी, और मोललता बढ़ती जाएगी तो विलयन का वह ताप जिस पर उसकी दो भौतिक प्रावस्थाएं साम्य में रहनी है, द्रव और ठोस साम्य में रहनी है, वो ताप कम होगा। होगा कि नहीं? तो मात्रा बढ़ाने पर, विलेय की मात्रा बढ़ाने पर यानी मोललता बढ़ाने पर हिमांक क्या होता जाता है, कम होता जाता है। हिमांक के उस मान को T0F में से घटा देंगे तो डेल्टा TF आएगा, तो डेल्टा TF का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, जो यहां से सबस्ट्रैक्ट करके निकलेगा। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ रही है? तो ग्राफी प्रदर्शन से अपन इस बात को और समझने का प्रयास करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि हां सर, द्रव शुद्ध विलायक विलयन का बाजदाब हमेशा क्या होता है, शुद्ध विलायक की तुलना में उसका बाजदाब हमेशा कम होता है, ये जानते हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, उस विलयन का द्रव डैश ठोस साम्य में लेना चाह रहा हूं। तो क्या करेंगे अपन, अभी विलयन की केवल एक ही भौतिक प्रावस्था है और वो क्या है, द्रव, ठीक है। अब मैं क्या करता जा रहा हूं, उसका द्रव डैश ठोस प्राप्त करने के लिए ताप कम करता जा रहा हूं। तो क्या होता जाएगा कि ताप तो तब कम होगा जब ताप कम करते जा रहे हैं तो बाजदाब क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ग्राफ बेटा नीचे की तरफ खिसकता जा रहा है, खिसकता जा रहा है। आप देखिए, इस पॉइंट को मैंने स्टूडेंट सी कहा है, सी पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, इसको पॉइंट को मैंने सी कह रहा हूं, ये सी नीचे अलग कर दिया। इस पॉइंट सी के बारे में अगर मैं लिखूं, इधर लिखूं, ध्यान से सुनिएगा, आपके नोट्स में ऑलमोस्ट है कि सर बिंदु सी पर, ध्यान से सुनिएगा, बिंदु सी पर विलयन की द्रव प्रावस्था है। ध्यान से सुनिएगा, द्रव प्रावस्था है या द्रव अवस्था है, ठीक है। इसका मतलब अभी द्रव और ठोस साम्य में नहीं आया। 0 इस बिंदु सी का तापक्रम है T0F, बिंदु ए का तापक्रम भी T0F है। यहां तक समझ में आ रही है? बिंदु ए पर शुद्ध विलायक की एक ही भौतिक प्रावस्था, बिंदु ए पर शुद्ध विलायक की द्रव और ठोस साम्य में अवस्था आ चुकी है, इसलिए बिंदु ए को शुद्ध विलायक का मैं हिमांक कह रहा हूं। लेकिन स्टूडेंट, बिंदु सी या बिंदु ए का तापक्रम जो T0F है, इसको मैं विलयन का हिमांक नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा? क्योंकि बिंदु सी या बिंदु ए के तापक्रम पर, बिंदु ए और बिंदु सी का तापक्रम सेम है, T0F, ठीक है। उस तापक्रम पर शुद्ध विलायक की तो दो भौतिक प्रावस्थाएं, द्रव और ठोस में, तो शुद्ध विलायक के लिए तो ये उसका हिमांक कहलाएगा, लेकिन विलयन के लिए इसका हिमांक नहीं होगा। तो विलयन के लिए क्या होगा, ये इसका एक ही भौतिक प्रावस्था होगी, द्रव। अब मुझे क्या करना है, द्रव और ठोस साम्य में लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि सर आपको ताप कम करना पड़ेगा। ताप कम करते गए और ताप को कम करने पर, ताप को कम करते गए हम लोग, ताप को कम करने पर स्टूडेंट हमको ये बिंदु बी, जिसको मैं कहने जा रहा हूं, बिंदु बी, जिसको मैंने नाम दिया बिंदु बी, ध्यान से सुनिएगा, बिंदु बी। दरअसल बिंदु बी पर विलयन की दो भौतिक प्रावस्थाएं साम्य में होंगी, बिंदु बी पर। और ये बिंदु बी का तापक्रम अगर मैं TF कह देता हूं तो आप कहोगे देखिए ताप अच्छा है कि नहीं, इधर जाने का मतलब ताप कम होना, इधर आने का मतलब ताप कम होना। तो आप क्या कहोगे कि सर TF का मान, जो मैंने अभी बताया था, TF का मान, TF क्या चीज है, विलयन का वह तापक्रम है जिस पर उसकी दो भौतिक प्रावस्थाएं साम्य में होती है। तो बिंदु बी अगर मैं आपको यहां पर अलग से भी नोट कर दूं तो आपको मैं क्या बताऊंगा, यहां पर बिंदु बी पर विलयन की दो भौतिक प्रावस्थाएं कौन कौन सी, द्रव और ठोस साम्य में आ चुकी हैं। और बिंदु बी पर तापक्रम कितना है, TF, और TF को मैं क्या कहूंगा, विलयन का हिमांक बोलूंगा। क्या बोलूंगा, विलयन का हिमांक, क्योंकि इस तापक्रम पर विलयन की दो भौतिक प्रावस्थाएं साम्य में आ चुकी है। इज दैट क्लियर? जो TF है और TF का मान T0F के मान से कम है, इस अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा TF कहते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डेल्टा TF। कोई परेशानी? विलयन द्रव 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 द्रव, यहां भी द्रव है, इसका मतलब जिस तापक्रम पर शुद्ध विलायक ठोस में भी प्राप्त हो जाता है, द्रव ठोस साम्य ले लेता है, उस तापक्रम पर विलयन की केवल एक ही भौतिक प्रावस्था रहती है और वो सिर्फ और सिर्फ द्रव है। इसका मतलब द्रव डैश ठोस साम्य लाने के लिए
द्रव और ठोस साम्य बनाने के लिए मुझे उस तापक्रम से और कम करना पड़ेगा। तो कम करने का मतलब हो गया कि विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम होगा। इस अंतर को हम लोग हिमांक अवनमन कहते हैं। तो विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से सदैव कम होता है, इस अंतर को अपन हिमांक अवनमन कहते हैं। आप कह सकते हो शुद्ध विलायक का हिमांक जो ज्यादा है, विलयन का हिमांक कम है, इस अंतर को डेल्टा टीएफ कहते हैं। मोललता बढ़ती जाएगी तो विलयन का हिमांक कम होता जाएगा, और विलयन का हिमांक कम होगा तो डेल्टा टीएफ का मान ज्यादा होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अगर मैं यहां पर स्टूडेंट विलयन एक और विलयन का मतलब है जिसमें विलय और ज्यादा है, यानी जिसकी मोललता ज्यादा है, तो बेटा वाष्पदाब कम हो जाएगा मात्रा बढ़ने से। तो वक्र यहां से स्टार्ट होगा, और जब वक्र यूं लेते हुए, ध्यान से समझिएगा, विलयन नंबर 1 विलयन नंबर, वक्र यूं लेते हुए अगर मैं कहूंगा तो आपके दिमाग में क्या बात आएगी कि सर वाष्पदाब कम हो जाता है, और वाष्पदाब कम होने का मतलब डेल्टा पी का मान बढ़ जाएगा। डेल्टा पी का याद आ रहा है कि नहीं? डेल्टा पी यानी जिसको वाष्पदाब कहते हैं। वाष्पदाब में क्या बताया था मैंने आपको? P0 A माइनस PS। शुद्ध विलायक का वाष्पदाब ज्यादा होता है, विलयन का वाष्पदाब कम होता है, ये बात आपको बता चुके हैं। इस अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पदाब अवनमन कहते हैं। तो ये तो कांस्टेंट है, तो अब अगर मैं विलय मिलाता जा रहा हूं तो PS के मान में क्या होती जाती है स्टूडेंट? कमी। विलयन का वाष्पदाब अगर कम होता जाएगा ये कम होता जा रहा है, तो इसमें से इसे घटाकर निकालेंगे तो डेल्टा पी का मान बढ़ेगा कि नहीं? इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब है विलयन नंबर 2 जिसमें मात्रा ज्यादा है, तो डेल्टा पी का मान बढ़ जाएगा। डेल्टा पी का मान बढ़ेगा तो डेल्टा टीएफ का मान भी बढ़ेगा, राइट? इसी से अपन ये बात सिद्ध कर लेंगे। अब देखिए, ग्राफी प्रदर्शन का जहां तक प्रश्न है, तो ग्राफी प्रदर्शन को और जल्दी बनाना तो और जल्दी कैसे बना सकती है? अपनी रफ कॉपी निकालकर, जैसा मैं बार बार कहता हूं, भले ही आपके पास नोट्स आपको बने हुए मिल रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि हम उसे पढ़ लें और सर की ये वीडियो देख लें और हमें अच्छी तरह से याद हो जाएगा, ये सभी छात्रों के लिए नहीं हो पाता। आपको बार बार बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना? अब देखिए मैं जल्दी कैसे बनाता हूं। 2 अच खींची मैंने ये, ठीक है? बार बार बनाकर देखिए उसे। यहां पर आपने वेपर प्रेशर यानी वाष्पदाब लिया, यहां पर स्टूडेंट आपने ताप लिया। ऑलरेडी हमारे माइंड में आ गया कि वक्र का तरीका क्या होता है। तो आप देखिए, एक आप ये खींचिए और एक ये खींचिए, राइट? इस पॉइंट को आप नीचे ले जाओ, इसको आप ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो, लो जी बन गया, राइट? यहां का तापक्रम कह दो T0F, ये कह दो आप TF, इसे कह दो आप डेल्टा TF। तो बार बार प्रैक्टिस करके देखिएगा, वही ग्राफ बन जाएगा आपको जल्दी खींचने पर। वहां मैंने समझाने के लिए आपको कहा था, यहां आप लोग इस तरह से बात समझ सकते। इज दैट क्लियर? चलिए, तो इस तरह से आप कई बार बनाइए। तो अब मैं आपको एक आपने परिभाषा आज क्या क्या समझी? हिमांक की परिभाषा समझी, हिमांक अवनमन समझा, और ग्राफी प्रदर्शन। शुद्ध विलायक और विलयन के लिए वाष्पदाब और ताप के बीच में ये जो ग्राफ खींचा गया है, जो हिमांक को दिखा रहा है, हिमांक अवनमन को भी दिखा रहा है कि कितना हिमांक है, हिमांक को भी दिखा रहा है और हिमांक अवनमन को भी दिखा रहा है। यहां ये बात तो क्लियर होती है। अब मैं आपको अगली बात से और परिचित करा रहा हूं, डेल्टा टीएफ यानी हिमांक अवनमन मोललता के। व्यवहारिक रूप से तो हम समझ रहे हैं, लेकिन उसे लिखने की दृष्टि से, सैद्धांतिक दृष्टि से हम लोग उसको कैसे अपन उसको देखेंगे, ये बात अपन प्रूव। ये स्टूडेंट बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसे हम लोगों ने पिछले मॉड्यूल नंबर 12 में क्वथनांक उन्नयन पर आधारित बात रखी थी, बिल्कुल ठीक वैसा ही। ठीक है, चलिए इसके लिए भी, इस क्वेश्चन को भी अगर सॉल्व करना चाहते हैं हम लोग, तो इसके लिए हमें ग्राफ ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत? एक बार दोबारा फिर मैं आपको अगर ग्राफ बनाऊं, ठीक है ना। चलिए अब चूंकि समय की कमी है, इसलिए मैं आपको आगे सीधा सीधा लिए चलता हूं। ठीक है, ये तो मैंने यहां से इरेज किया, साफ किया। तो अब आपको जो सिद्ध करना है कि हिमांक अवनमन मोललता के समानुपाती होता है। व्यवहारिक रूप से हमने समझा है, ठीक है, लेकिन अब हम लोग उसे प्रैक्टिकली तरीके से कैसे प्रूव करेंगे। बिल्कुल ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल वही डेरिवेशन है सिद्ध करना की। ध्यान रखना, हम सिद्ध करने जा रहे हैं डेल्टा टीएफ समानुपाती मोललता, इसको हमें सिद्ध करना है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए आपको यही बात करनी है कि जब वाष्पदाब और ताप के बीच में शुद्ध विलायक और विलयन के लिए ग्राफ खींचा जाता है, तो ग्राफ से स्पष्ट है कि आपको यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। ग्राफ से स्पष्ट है कि, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, ग्राफ से स्पष्ट है। ग्राफ से क्या स्पष्ट है कि जितना वाष्पदाब कम होगा, वाष्पदाब जितना कम होगा, वाष्पदाब कम कब होगा?
विलय की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, अर्थात मोललता बढ़ाते जाएंगे, विलय की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो विलयन का बाजदाब कम होता जाएगा, तो डेल्टा पी का मान बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? तो ग्राफ से एक बात तो क्लियर है, और वो क्लियर ये है स्टूडेंट कि डेल्टा पी यानी जो बाजदाब अवनमन है वो समानुपाती होता है मोललता के। एक तो रिलेशन आपको ये ग्राफ से क्लियर होना है। या मैं ये कह दूं यहां पर कि हिमांक में जो कमी होती जाएगी बाजदाब अवनमन की कमी के समानुपाती होगी, ये कह देंगे। जितना हिमांक अवनमन, अब देखिए अगर मैं एक और ग्राफ यूं बना दूं, एक और ग्राफ यूं बना दूं, तो ये डेल्टा टीएफ का मान बढ़ेगा, तो डेल्टा पी का मान बढ़ेगा, तो डेल्टा टीएफ का मान भी बढ़ेगा। तो एक रिलेशन आप ये स्थापित कर सकते, ठीक है ना। दूसरा रिलेशन आप ये कह सकते हैं कि जो डेल्टा पी है वो समानुपाती किसके होता है? मोललता के, ठीक है। बाजदाब में जितनी कमी होगी मोललता। अब इन दोनों को रिलेटेड कर दिया जाए, या मैं ये कह दूं मोलंस के समानुपाती होता है, ठीक है ना, एक्स बी के समानुपाती होता है। अगर मैं इन दोनों को रिलेटेड कर दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? तो मैं लिखूंगा डेल्टा टीएफ समानुपाती एक्स बी लिखूंगा। तो डेल्टा टीएफ आगे बढ़ाते जाइए आप, डेल्टा टीएफ बराबर हो जाएगा, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, हम यहां के एफ लेकर आएंगे, वहां के बी लाते थे, यहां के एफ लेकर आएंगे, इंटू एक्स बी। इज दैट क्लियर? एक्स बी बराबर आप जानते हैं, पहले तो मैं आपको यह बताऊं के एफ क्या चीज है। तो के एफ एक समानुपातिक स्थिरांक है, समझ में आई कि नहीं? मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया, आपको दिमाग में आ रही होगी। डेल्टा टीएफ डेल्टा पी के समानुपाती होता है। डेल्टा पी एक्स बी मोल अंश, जितनी ज्यादा विलय की मात्रा बढ़ाते जाएंगे मोलों की संख्या नहीं मोल अंश भी बढ़ता जाएगा, तो आप कहोगे डेल्टा पी एक्स बी के समानुपाती होता है। ठीक वैसे ही जैसे हमने मॉड्यूल नंबर 12 में क्वथनांक उन्नयन से संबंधित लिखा था, ठीक है ना। इन दोनों को रिलेटेड कर दिया तो डेल्टा टीएफ समानुपाती एक्स बी आ गया, समानुपाती का चिन्ह हटाया, के एफ लेकर आया। के एफ क्या चीज है? वहां के बी क्या नाम था? मोलल क्वथनांक उन्नयन, मोलल उन्नयन स्थिरांक कह सकते हैं, पूरा नाम होता मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। वैसे यहां पर शॉर्टकट नाम कह देंगे मोलल अवनमन स्थिरांक, या पूरा नाम क्या होगा? मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, क्रायोस्कोपिक कहते हैं इंग्लिश में, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है ना। वैसे ही है ये भी के बी जैसे। एक्स बी की जगह आप जानते हो एक्स बी बराबर क्या होता है? एन बी बटे एन ए प्लस एन, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही आ गया स्टूडेंट, देखेंगे आप लोग। डेल्टा टी एफ बराबर ये के एफ इंटू एन बी बटे एन ए प्लस एन बी, मोललता की जगह लिख दिया, मोलंस की जगह लिख दिया, राइट। वही है विलयन अत्यंत तनु हो तो, अत्यंत तनु का मतलब हो गया अत्यंत तनु हो तो जिसमें विलय की मात्रा बहुत ही कम है, बहुत ही कम है का मतलब है विलय के मोलों की संख्या बहुत कम है एन ए विलायक के मोलों की तुलना में। तो एन बी को क्या कर दिया जाएगा? अतः एन बी को नगण्य माना जा सकता है, एन बी को विलयन में नगण्य मानना है, ध्यान रखना, जो मैं आपको बार बार बताता हूं, माना जा सकता है, राइट, ठीक है, माना जा सकता है। तो विलयन के कुल मोलों की संख्या ये जिसमें विलय के मोल कम होने की वजह से नगण्य मान लिया गया। तो अब हमारा आ गया डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एन बी बटे एन ए बचा, और एन बी और एन ए के मान लगा दो। एन बी बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बी बटे एम बी, और एन ए बराबर होता है डब्ल्यू ए बटे एम ए। इज दैट क्लियर? लगा दें यहां पर ये बात। चलिए मैं ग्राफी प्रदर्शन यहां से हटा दूं। ओके, ग्राफी प्रदर्शन हटाने के बाद वही सा भी बात रखनी है आपको। तो ये आ गया डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू बी बटे एम बी गुणा एम ए बटे डब्ल्यू ए, ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। अब जैसे सॉरी मुझसे गलती हो गई, ये के एफ की जगह अपन को सिर्फ के लगाना है, यहां पर के एफ की जगह क्या लगाना है? सिर्फ के लगाना है। अभी यहां पर अपन के को एक सिर्फ स्थिरांक कहेंगे, के बराबर एक स्थिरांक है, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर में लेकर आएंगे जैसे पहले लिया था। तो हम लोग ये के और एम ए के स्थान पर एक नया स्थिरांक लेकर आएंगे, वो क्या आएगा? के एफ। किसके स्थान पर लेकर आए हम लोग? यहां अपन को मेंशन करना पड़ेगा, के इंटू एम ए बराबर आ गया। अब कहेंगे आप के एफ से, के एफ क्या चीज है? के और एम ए के स्थान पर के भी स्थिरांक है और विलायक का मोलर द्रव्यमान भी स्थिर रहता है, तो इन दोनों स्थिरांकों के स्थान पर के एफ लेकर आए, और के एफ को अपन बोलेंगे मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही था, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा यहां पर समझाने का दोबारा प्रयास कर दूंगा। के एफ, राइट,
जैसे वहां के और एम ए के स्थान पर अपन वहां के भी लेकर आए, यहां पर अपन के एफ लेकर आएंगे, तो डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा यहां पर के एफ। ओके, इन दोनों को उठाकर हमने क्या लगा दिया, के एफ, बचा है डब्ल्यू बी बटे एम बी गुणा डब्ल्यू ए विलायक का भार, ठीक है ना, किलोग्राम वाला होता है। और ये मोललता, इसके स्थान पर लिख सकते हैं आप मोललता, तो डेल्टा टी एफ बराबर हो गया के एफ इंटू एम, यानी मोललता। राइट, समझ में आती है, ये किसका सूत्र है, ये मोललता का है। और अगर मैं यहां पर आगे बढ़ूं तो डेल्टा टी एफ समानुपाती लिख सकते हैं मोललता, क्योंकि के एफ हमारा समानुपाती किस तरह के, दोबारा फिर सुनिएगा, समानुपाती के स्थान पर या के लेकर आएंगे, मैंने के एफ लिख दिया था, वो के एफ नहीं है, वो के है, के एफ तो बेटा यहां स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, मेरे से ही वो बात थोड़ा सा जल्दी में हो गई थी। तो के ये स्थापित कर दिया, आगे बढ़े हम लोग, अत्यंत तनु होने की वजह से वही सब कुछ बात आगे आई, डब्ल्यू बी, ठीक है ना, मान लगा दिया हमने। के और एम ए दोनों स्थिरांक होते हैं, के तो समानुपातिक स्थिरांक है ही, एम ए किसी विलायक का, जल कहेंगे तो जल कहीं का भी हो, 18 ही होगा मोलर द्रव्यमान, इन दोनों के स्थान पर एक नया स्थिरांक ले लिया के एफ, मोलल अवनमन स्थिरांक कहेंगे, के एफ बराबर डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू, ये मोललता का फॉर्मूला होता है, ये समान, ये हमारा मोलल अवनमन, के एफ क्या चीज है यहाँ पर, मोलल अवनमन स्थिरांक, जैसे वहां मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते थे वैसे यहां लिखेंगे, तो डेल्टा टी एफ समानुपाती एम, मोललता स्थापित कर लें, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हिमांक क्या होता है, किसी पदार्थ का वह ताप जिस पर उसकी दो भौतिक प्रावस्थाएं द्रव और ठोस साम्य में होती है, अर्थात द्रव का बाजदाब और ठोस का बाजदाब समान हो जाए। और जब आवास्पशील विलय मिला दिया जाता है तो जिस तापक्रम पर शुद्ध विलायक द्रव और ठोस साम्य रखता है उस तापक्रम पर विलयन की एक ही भौतिक प्रावस्था होगी द्रव। तो हमें क्या करना पड़ेगा, विलयन को और ठंडा करना पड़ेगा, यानी ताप गिराना पड़ेगा, तभी विलयन की हम दो भौतिक प्रावस्थाएं सामने ला सकते हैं। इसका मतलब विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से हमेशा कम होगा, और उस कम के अंतर को अगर अपन कर दिया जाए तो हिमांक अवनमन निकाल लेंगे। उसके बाद ग्राफी प्रदर्शन आपको याद रखना है, और ग्राफी प्रदर्शन के बाद में ग्राफ से जो निष्कर्ष निकला है कि डेल्टा टी एफ डेल्टा पी के समानुपाती होता है, और बाजदाब अवनमन मोल अंश के, ये तो हमने पहले भी प्रूव किया था ना, पी जीरो ए माइनस पी एस बटे पी जीरो ए बराबर एक्स बी, याद आ रहा है, उसी से बात लेकर आए हम लोग, ठीक है। इन दोनों को रिलेटेड कर दिया परस्पर, डेल्टा टी एफ समानुपाती एक्स बी कर दिया, एक्स बी में अपन ये जानते हैं कि स्थिरांक है, ये चलते गए हम लोग आगे, हम लोग इस तरह का डेरिवेशन स्थापित कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, फिर भी कोई परेशानी है, नो प्रॉब्लम। मॉड्यूल नंबर 14 में जैसा मैं आपको बताता हूं अक्सर, हम दोबारा उसी चीज को फिर रिपीट करते हैं। मॉड्यूल नंबर 12 में हम लोग आगे के 14 में हम लोग इस बात को स्टडी करेंगे कि के एफ की परिभाषा, के एफ की, ठीक है ना, और अवाष्पशील विलय का मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जा सकता है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। कई बार चलाइए वीडियो को, कई बार चलाइए, मॉड्यूल 13 से कंपैरिजन कीजिए, अपने दिमाग में उस बात को बढ़ाइए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।